अब मैं ये सब आपके सामने पूरा ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ चर्चा, कि हमको ये समझना है कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, वो ऐसा नहीं होता था कि केवल एक व्यक्ति ही उसकी रचना कर देता था। ये आपके लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि आज जब आप विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और पश्चिम के ग्रंथ और पश्चिम के क्लासिकल ट्रेडिशन, उनके शास्त्रकारों की परंपरा के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाता है कि देखिए अमुक ग्रंथ है और वो अमुक विद्वान ने या दार्शनिक ने लिख दिया और उसका ये समय था। जैसे अरस्तु हैं, अरस्तु का ग्रंथ जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पोएटिक्स, यानी काव्यशास्त्र पर जो ग्रंथ है, और यूनानी भाषा में कहते हैं पेरिपीतिकी, वो ग्रंथ है और वो लिखा गया 330 के आसपास, 330 वर्ष ईसा पूर्व में लिखा गया। वो हुए और उन्होंने, ये हमको इतना इतना मिलता है, सारा नहीं मिलता, आधा अधूरा मिलता है, लेकिन ये एक व्यक्ति का है। तो बहुत से या अधिकांश या लगभग सभी जो ग्रंथ पश्चिम के हमको मिलते हैं, वो एक व्यक्ति के द्वारा होते हैं और अक्सर वो व्यक्ति ऐतिहासिक रूप में, प्रमाण के रूप में हुआ होता है और उसके बारे में, उसके काल और उसके स्थान के बारे में हमें पता होता है कि इतने वर्ष पूर्व हुआ, फलानी जगह वो रहता था। जैसे अरस्तु जो थे, वो आज जो अथीना नाम का शहर है ग्रीस में, उसमें पढ़ाते थे, उनकी एकेडमी थी और वहाँ अध्यापन होता था और इन ग्रंथों की रचना वहाँ हुई। भारत के अंदर ये परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि भारतीय ग्रंथ बहुत प्राचीन है और भारतीय ग्रंथों के संरक्षण की विधि दूसरी थी। वो विधि ये थी कि एक शिक्षा पद्धति में या एक गुरु परंपरा में अध्ययन होता था और उसमें कई आचार्य होते थे, एक के बाद एक होते थे, और वो पुराने ग्रंथों को, पुराने पूर्व आचार्यों की रचनाओं को अपने आश्रमों में, गुरुकुलों में रखकर उनका अध्ययन अध्यापन कराते रहते थे। और उस ज़माने में ये नहीं था कि ये फलाना ने अगर लिख लिया तो इसमें मैं कुछ न जोड़ूं। अक्सर पढ़ते समय, पढ़ाते समय, विचार करते समय नए आचार्य, नए शिष्य उसमें अपनी रचना को भी जोड़ देते थे, अपनी रचना को भी बीच में ऐड कर देते थे। तो वो ऐसा नहीं समझा जाता था कि भाई ये तो उनका कॉपीराइट है, ये तो उनका ग्रंथ है, उसमें मैं अपना भी जोड़ दूं, तो ये किसका हुआ, उनका हुआ या मेरा हुआ? ऐसा नहीं था। माना यह जाता था कि ये इस विषय का शास्त्र है और अगर इस विषय के ऊपर जो और लोग कह रहे हैं या जो मेरे मन में आ रहा है या जो मैं देख रहा हूं, उसको मैं प्रयोग के दृष्टि से बहुत अच्छा समझता हूं, तो मैं उसको भी जोड़ दूंगा। कल इस पर चर्चा हुई कि जिस विद्या का शास्त्र होता है, यानी जिस लक्ष्य का शास्त्र होता है, उसके प्रयोग को देखते हुए नए लक्षण उसमें हम डाल देते हैं, क्योंकि शास्त्र तो लक्षण ग्रंथ है ना। अब ये नाट्य है तो नाट्य के क्या क्या लक्षण होते हैं, लोग इसकी कहाँ कैसे कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। तो जब कुछ नया देखेगा कोई आचार्य, तो उसको उसमें भी बीच में लगा दिया जाएगा। ये परंपरा जो थी हमारे यहाँ थी और ग्रंथों की रचना इसलिए सैकड़ों साल में जाकर होती रहती थी। जब ग्रंथ की रचना कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती थी किसी विषय में,
यानी बड़ी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्तार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यास का काम है वो। जैसे अभी हम बैठे हुए नाट्यशास्त्र की एक कारिका को लेकर उसके अर्थ को समझाकर उसका, यानी ये व्यास कर्म है, आप उसको समझाना, उसको फैलाना। तो इसी तरह से जब ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता था तो लोग कहते थे अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ गई जो शायद अब हम आवश्यक नहीं समझते, तो इसको छोटा कर दें। तो वो कहलाता था समास। आपने छोटा कर दिया, तो इसलिए ये कहा गया कि ये नाट्यशास्त्र जो 6000 कारिकाओं का है, इससे पहले एक 12,000 का था। तो किसी ने ये समझा कि अब ऐसा है, इसको आधा कर दो, तो लोग उसको निकाल देते थे। तो ये घटाना और बढ़ाना ये कैसे होता था? ये समय के आवश्यकता को देखकर होता था, क्योंकि ये जितने भी स्थान थे ये उस विद्या के संरक्षण और प्रयोग के लिए थे। इसलिए नहीं थे कि हमें किताबें लिखनी है, इसलिए नहीं थे, रिसर्च का ये अर्थ नहीं था कि हमने 10-15 किताबें पढ़ी और उसमें से एक नई पीएचडी थीसिस निकाल दी और फिर हमें नौकरी मिल गई। वास्तव में ये प्रक्रिया नहीं थी। प्रक्रिया तो ये थी कि इस शास्त्र का प्रयोग होना है और ये शास्त्र उनको सिखाया जाना है, उन्हें भी बताना है जो इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर आयुर्वेद मेरा अध्ययन का विषय है तो उसको सीखकर लोग आयुर्वेद यानी वैद्य बनेंगे। यही केवल लेखन पठन पाठन से काम नहीं हो जाएगा। आज तो हजारों लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी लिखते हैं और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस करते हैं वो कभी किताब पढ़ते ही नहीं, वो तो अपने पिताजी की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या वो स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन कर लेते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके द्वारा वो संसद तक पहुंच जाते हैं। तो आज के व्यवहार को आप प्राचीन काल के भारतीय व्यवहार पर मत लादिए, ये समझिए कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। और जब आप ये समझेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि एक समय में भारत महान क्यों था और आज विपन्न क्यों है। दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो शास्त्र बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज थी, उसमें इस तरह से जोड़ तोड़ चलती रहती थी, उसमें विस्तार चलता रहता था और उसमें संकोच भी लाया जाता था आवश्यकता के अनुसार। तो भरत मुनि का ग्रंथ यद्यपि पुरानी परंपराओं से कुछ लेने वाला अवश्य रहा होगा, लेकिन उसमें एक प्रकार से एक सूत्रता अवश्य है, ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कई चीज़ों को जोड़ दिया गया। हर चीज़, जितने भी इसमें अध्याय हैं उनका अन्यों अन्य संबंध है, एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध प्रयोग के अनुसार है। तो नाट्य की जो समग्र विद्या है उसको देखते हुए ये नाट्यशास्त्र लिखा गया। तो इसीलिए तरह तरह की व्याख्याएं इसके बारे में हमेशा हुई हैं, आज भी हो रही हैं। और आज भी हम नाट्यशास्त्र को अब हमें कैसे नाटक करना है और उसमें क्या उपयोग करना है इस दृष्टि से देखना है। केवल इस दृष्टि से नहीं देखना कि ये प्राचीन ग्रंथ है, इसको पढ़िए, इसका संरक्षण करिए, इसका महिमा मंडन करिए, इसका गुणगान यशोगान करिए। ऐसा करना हमें नहीं सिखाया गया है। हमें ये सिखाया गया है कि ये हमें प्रयोग, इसकी कला, इसको कैसे करना है ये मिला है और आज हम उसको अपनी कला में कैसे दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अब जैसे जैसे चलेंगे नाट्यशास्त्र के अलग अलग अंगों पर हम आएंगे, तब ये चीज़ें सामने आएंगी और कैसे नाट्य में
समसामयिक नाट्य प्रयोग में, नाटकों के रंगमंच के खेलने में इसका उपयोग हो सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। जब ये चर्चा होगी तब आप समझेंगे कि शास्त्र लिखने का अभिप्राय क्या था और किस लिए ये एक इतनी जीवंत दृष्टि थी। यहीं व्याख्या का उदाहरण देता हूँ। जब ये कहा गया कि यद ब्रह्मणा उदाहृतम, तो एक बहुत बड़े आचार्य हुए अभिनव गुप्त से पहले भट्ट नायक। तो भट्ट नायक के बारे में अभिनव गुप्त कहते हैं कि भट्ट नायक ने अपने ग्रंथ हृदय दर्पण में ये कहा है कि यहाँ ब्रह्मा से अर्थ दूसरा है। यहाँ ब्रह्मा से अर्थ केवल उन टीचरों की, आचार्यों की परंपरा नहीं है जिन्होंने नाट्यशास्त्र को रखा होगा, जिसका अध्ययन अध्यापन किया होगा, बल्कि यहाँ ब्रह्मा से अर्थ ब्रह्म है। और क्योंकि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो परम सात्विक होता है, हर प्रकार के सुख दुख से ऊपर होता है और केवल रसमय होता है, तो इसलिए ये शास्त्र ही रसमय शास्त्र हो गया। ऐसी व्याख्या भट्ट नायक करते हैं। ये अभिनव गुप्त आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या में हमेशा एक समसामयिकता होती है, क्योंकि भट्ट नायक निरंतर ये प्रतिपादन करते थे कि नाट्य आनंद के लिए है और नाट्य में जो रस मिलता है वो उसी प्रकार का होता है, बिल्कुल वैसा नहीं होता, लेकिन वो उसी प्रकार का होता है जैसा योगियों को समाधि में प्राप्त होता है। तो नाट्य का, कला का जो रस है वो ब्रह्मानंद सहोदर है। सहोदर का मतलब समझते हैं, भाई, एक ही पेट से पैदा हुआ, एक ही माँ के दो बच्चे, सहोदर। तो वो बिल्कुल वो नहीं है, ब्रह्मानंद नहीं है, लेकिन ब्रह्मानंद जैसा ही है। और अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती। ब्रह्मानंद के सबसे निकट जो हो सकता है वो नाट्य का रस है। तो इस प्रतिपादन के लिए भट्ट नायक ने अपना ग्रंथ रचना की, हृदय दर्पण, और वो इस विचार को आगे चलाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ये व्याख्या की। तो वो उनके दिमाग पे सबसे ज़्यादा थी बात, इसीलिए सबसे पहली कारिका जो है नाट्यशास्त्रम इदम वक्ष्यामि यद ब्रह्मणा उदाहृतम में ब्रह्म का अर्थ उन्होंने ये ले लिया। आप समझे बात को कि कैसे व्याख्या में लोग उस चीज़ को लाना चाहते हैं जो अपने समय में वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।